बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पाकिस्तान में एक बड़ा मसला जो है वो एहतसाब का है। एहतसाब हो नहीं पा रहा और लोगों का इसके ऊपर से एतबार उठ रहा है। उसके लिए एक हल तजवीज़ किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे उसके ऊपर अब अमल करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। 2018 में जो पाकिस्तान की आवाम ने वोट किया था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले जितने वोटर्स थे, उनमें से ज़्यादातर का ये मानना था कि वो एहतसाब के लिए वोट दे रहे हैं और दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने इसकी दौलत निकाली है और बाहर मुल्कों में मुंतकिल की है, जिन लोगों ने पाकिस्तान का खून चूसा है और पाकिस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई को करप्शन के ज़रिए से हथिया लिया है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े फिगर पेश करती रही है। वो ये कहती रही है कि अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान के अंदर से लूटा जाता है, माहाना बुनियाद पे इतना पैसा बाहर जाता है। दुबई में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों की हैं। इसी तरह कई यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानियों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। खास तौर पे जो लोग इक़्तिदार में रहते हैं और हुकूमतों में रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और बहुत सारा बिजनेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर होता है। उनके बच्चे और उनकी आने वाली नस्लें जो है वो ज़्यादातर बाहर रहती हैं। और कई इदारों में काम करने वाले लोग, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं, उसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं कि उनके जब वो रिटायर होते हैं तो वो फौरी तौर पे नेशनलिटी बाहर की या पहले से उनके पास होती है या वो बाहर में ले लेते हैं। जितना पैसा है उसको मनी लॉन्डर करके बाहर पहुंचाते हैं और बाकी जिंदगी सुकून से गुजारते हैं। एक ब्यूरोक्रेट जिसकी तनख्वाह जो है वो 70,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक है, उसके बच्चों की फीसें जो हैं बैरून मुल्क जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, वो फीसें ही और वो खर्चे ही 2-2 4-4 लाख रुपया महीने के हैं। तो इतने ज़्यादा खर्चों के साथ किस तरीके से ये इस तनख्वाह के अंदर गुजारा कर सकते हैं, ये सवाल उठाए जाते थे। करप्शन रोकने के लिए ज़रूरी था कि करप्शन जिन लोगों ने की है उनको सजाएं मिलना शुरू हों। लेकिन पाकिस्तान में हुआ ये, अब जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताने लगा हूं कि एक्चुअली पाकिस्तान में अब करप्शन के खिलाफ बड़ा काम क्या होने जा रहा है। लेकिन जरा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि बैकग्राउंड आपको पता हो। जिस तरह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कहा था कि जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि PMLN बहुत करप्ट है, पीपल्स पार्टी बहुत करप्ट है, लेकिन किसी भी एक करप्ट को ये सजा नहीं दिलवा पाए। नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए इलाज के लिए। जरदारी साहब गिरफ्तार थे, वो जमानत पे हैं मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। केसेस आगे बढ़ते नहीं हैं, बहुत स्लो चलते हैं। 3-3 महीने तक तो डेटें पड़ती हैं, बाद का 3 हफ्ते 4 हफ्ते 3-3 महीने की डेट्स भी यहाँ पे केसेस के ऊपर दी गई हैं। अच्छा, उसके ऊपर कुछ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, कुछ ये कोऑपरेट नहीं करते नैब के साथ, कुछ इदारे इतने तगड़े और मजबूत नहीं है कि वो चीजें पता कर सकें क्रिमिनल एलिमेंट से। मैं खाली पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे और लोगों की बात कर रहा हूं जिनके करप्शन के केसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी कुछ लगभग 1200 से जायद रेफरेंसेज हैं जो नैब से मुताल्लिक है। 2019 की रिपोर्ट में 1200 से कुछ कम थे और अब 1200 से कुछ ज्यादा है। ये रेफरेंसेज नैब के अंदर है, सिर्फ करप्शन के। एंटी करप्शन अलग है, बाकी बैंकिंग कोड्स वगैरह वो सब अलग है, लेकिन ये 1200 केसेस तो डायरेक्टली नैब डील कर रहा है। और इन केसेस के अंदर जो 2019 का डाटा था शुरू का, अब तो इससे ज्यादा हो गया, उसमें लगभग 1100 अरब की करप्शन के केसेस थे। 1100 अरब की करप्शन के केसेस थे जो नैब देख रहा था। और इसमें कुछ 12,000 के करीब मुलजिमान हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें तो सिर्फ 750 नैब के ऑफिसर हैं। वो कैसे 12,000 मुलजिमान को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और इतने सारे केसेस को देख सकते हैं। एक ऑफिसर के पास 1, 2, 3 केसेस हों तो वो तो हैंडल कर लेगा, लेकिन एक ऑफिसर के पास जब 50 केस होंगे तो वो उसके लिए फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। 81 प्रोसिक्यूटर है सिर्फ। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो सरकारी वकील नैब की तरफ से अदालत में जाता है और जाकर नैब का मुकदमा पेश करता है। तो ये सिर्फ 81 है। अगर आप इनको 1200 केसेस के ऊपर डिवाइड करें तो ये बेचारे बिल्कुल ना होने के बराबर रहते हैं। यानी हर बंदे के ऊपर जो है वो लगभग ठीक ठाक केसेस हर बंदे के ऊपर आ जाते हैं। यानी 20-20 केसेस भी प्रोसिक्यूटर जो है उसको देखने पड़ते हैं एक दिन में। कभी यहाँ अदालत में भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है। और जो प्रोसिक्यूटर इतने ज्यादा केसेस देखेगा, सरकारी वकील नैब का वकील इतने ज्यादा केसेस को देखेगा, तो वो तवज्जो नहीं दे पाएगा, अपने केसेस की तैयारी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जो ताकतवर लोग हैं वो तगड़ा वकील करते हैं और वो वकील जो है वो खूब तैयारी करता है। उसकी 6-6, 8-8 लोगों की टीम होती है, एक ही केस के ऊपर पूरी तैयारी करके आते हैं और आके वहां पे
उस सरकारी वकील को या नैब के वकील को या प्रोसिक्यूटर को उड़ा के रख देते हैं जिसकी तैयारी नहीं होती बेचारे की। तो ये भी वजूहात हैं कि वो केसेस या तो हल नहीं हो पाते या नैब वहां पे केस हार जाता है। नैब को केस जीतने के लिए कुछ चीजों की जरूरत थी और नैब बड़े लंबे अरसे से इसके लिए दरखास्त कर रहा था और नैब ने इसका जो है बाकायदा इसका एक मैकेनिज्म तैयार किया था, एक डाटा तैयार किया था कि नैब को कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं हाई प्रोफाइल केसेस को और करप्शन के केसेस को हल करने के लिए। नवाज शरीफ साहब के दौर में एक प्रपोजल जो है वो नैब चेयरमैन की तरफ से भी और इवन अदालत की तरफ से भी ये कहा गया था कि आप नैब कोर्ट्स की तादाद में इजाफा करें। जो अदालतें हैं, जो नैब की अदालतें हैं, उनकी तादाद में आप इजाफा करें। तो उस दौर में जो है वो इजाफा नहीं किया गया। वजारत कानून जो मियां नवाज शरीफ साहब के अंडर थी, उन्होंने इसका बिल ही नहीं लेकर आए, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की समरी नहीं बनाई, इसके ऊपर काम ही नहीं किया। उनको पता था कि अगर नैब की ज्यादा अदालतें हो जाएंगी तो वो ज्यादा केसेस का जल्दी फैसला करेंगे, प्रोसिक्यूटर ज्यादा हो जाएंगे तो वो ज्यादा केसेस को ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ेंगे, ऑफिसर ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्योंकि उन हुकूमतों का फोकस नहीं था। लेकिन ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो फौरी तौर पे होना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हो पाया और उसकी वजह से नैब बदनाम हुई, हुकूमत बदनाम हुई और उन एलिमेंट्स को जो क्रिमिनल थे, चाहे वो पॉलिटिकल थे चाहे वो गैर सियासी थे, उन सबको फायदा पहुंचा। ना सिर्फ सियासी फायदा पहुंचा बल्कि उनके केसेस कमजोर हुए और वो अपने केसेस में से निकलना शुरू हो गए। तो ये इस चीज को नैब ने महसूस किया और बड़ी संजीदगी के साथ अदालतों से नैब को बड़ा ले दे का सामना करना पड़ा। बड़े सख्त रिमार्क्स उनके खिलाफ हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, दीगर अदालतों से उनके खिलाफ आते रहे। तो फिर नैब ने बाकायदा अपनी तजावीज जो थी उनको दायराकार को उसको बढ़ाया और अब हुआ ये है रिसेंटली। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि नैब की टोटल अदालतें कितनी है ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। सूबों के लिहाज से अगर देखें तो सिंध में 345 केस थे 2019 में और अब ये बढ़कर वो 360 से ऊपर है और सिर्फ 6 अदालतें हैं जो इन केसेस को सुन रही हैं। यानी एक केस के बाद दोबारा जब उसकी बारी आती है तो कितने दिन गुजर जाते हैं। पंजाब के अंदर जो है वो 270 केसेस थे 2019 में, अब तो 300 से भी ज्यादा है। तो 7 अदालतें जो हैं वो मुख्तलिफ इजला में जो एहतसाब की अदालतें हैं वो ये केसेस सुन रही हैं, तो ये 13 अदालतें हो गई। इस्लामाबाद में 2 अदालतें हैं और वो पहले 69 केस सुन रही थी एक साल पहले और अब 70 से ज्यादा केस सुन रही हैं, तो अब ये हो गई हैं 15 अदालतें। गिलगित बल्तिस्तान में 40 से ज्यादा केस हैं और 1 अदालत है। बलूचिस्तान में 2 अदालतें हैं और 70 से ज्यादा केसेस हैं। और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में 4 अदालतें हैं और 250 से ज्यादा केसेस हैं। तो ये अदालतों के ऊपर बर्डन है और टोटल 81 उनके प्रोसिक्यूटर हैं, 81। तो ये वकीलों पे भी बर्डन है, जो सरकारी वकील हैं, ऑफिसर भी 750 हैं, उन पे भी बर्डन है। तो सबसे पहला जो कदम उठाया है वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उठाया और हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए फौरन जो है वो फंड्स भी जारी करेगी, सहूलियात भी फराहम करेगी। और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत अब इसका रास्ता नहीं रोकेगी बल्कि पूरी तरह से फैसिलिटेट करेगी। 120 नई एहतसाब अदालतें फौरी तौर पे बनाने के लिए हुक्म जारी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी ये पहले जो अदालतें हैं वो हैं 6 और 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 4, 22 अदालतों की डिटेल हमारे पास मौजूद है। और अब जो 120 अदालतें मजीद आ जाएंगी तो ये 142 हो जाएंगी। कहां 22 और कहां 142, तो फिर आप समझिए कि फटाफट केस लगेंगे, रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेशियां होंगी, प्रोसिक्यूटर्स की तादाद में इजाफा होगा, हर अदालत के अंदर अलग प्रोसिक्यूटर जाएगा और नैब के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। तो फिर ये केसेस जल्दी जल्दी निपटेंगे, जल्दी जल्दी सबूत देने पड़ेंगे। ये सालों पे या 3-3, 4-4 महीनों पे या 6-6 महीनों पे इस तरह बात नहीं जाएगी कि रेफरेंस ही तैयार नहीं हो रहा। ये धड़ाधड़ केसेस आएंगे और फौरी तौर पे उनके ऊपर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, फौरी तौर पे सजा होगी और बंदा अंदर हो जाएगा और पैसे रिकवर होंगे। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, खास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल बेलाग तरीके से आगे बढ़े। अब ये होगा कैसे? इसमें नैब की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। इससे पहले जो नैब के ऑफिसर्स हैं जितने भी, उनमें से मुझे एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये बात बताई और मैंने उनको कंफर्म किया 1-2 और सहाफियों से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये ऐसा हुआ था कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें पॉलिटिकल
इन्फ्लुएंस के साथ जो लोग नैब में भर्ती हुए थे पिछले दौरे हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब के या जरदारी साहब के दौर में, उन्होंने उन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए केसेस के अंदर जानबूझकर कोताहियां की और केसेस को जानबूझकर कमजोर किया। तो इसके लिए नैब में खासी परेशानी थी। नैब एहतसाब चाहती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहीं ना कहीं झोल छोड़ देता था और जिसका फायदा जो है वो मिल जाता था जाकर दूसरी पार्टी को, मुलजिम पार्टी को, और उनके वकील को ये बता देते थे कि जनाब यहां पे हमने झोल छोड़ा, आप फायदा उठा लें अदालत में, और वो फायदा उठा लेते थे। तो अब ये मामला भी खत्म हो जाएंगे जब नई भर्तियां होंगी, ज्यादा लोग आएंगे, लोग डेपुटेशन पे आएंगे, दूसरे महकमों से आ सकते हैं और ताजा भर्तियां हो सकती हैं। अब इसके अंदर एक शफाफ तरीका होना चाहिए ताकि इस हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस ना हो भर्तियों में, और एक बेलाग एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे कोई हुकूमत में है चाहे कोई अपोजिशन में है। नीयत तो ऐसी लग रही है, एक वन टाइम बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदालतें, अदलिया, वो इस नुक्ते पे आकर मरकूज कर दिया उन्होंने और मुत्तफिक हो गए हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब अगर करना है तो सही वाला एहतसाब करना है। इस तरह का लूला लगड़ा एहतसाब बजाय के लोगों के एतमाद में इजाफा करे, लोगों का कॉन्फिडेंस भी नीचे जाएगा एहतसाब के ऊपर और सिस्टम के ऊपर भी उनका एतबार उठता चला जाएगा। तो अब क्योंकि माशी दहशतगर्दी, आपको याद है कि इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही थी, उस दहशतगर्दी को भी रोकना होगा और फौज इसके बारे में बात कर चुकी है। मैं इसमें आपको रोल बता देता हूं कि आर्मी चीफ का एक रोल है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का रोल है, उनकी पार्टी के लोग खुश नहीं है। हो सकता है आर्मी चीफ को जब कोई मशवरा दे तो शायद वो भी ये कहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीजें अब होनी है पाकिस्तान में और एहतसाब का एक तेज अमल आने वाले चंद महीनों में आपको नजर आएगा। लेकिन इस काम को होते होते आपका 2020 तकरीबन गुजर जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक आपका ये पेंडेमिक लो डाउन होगा तब जाके जो है ये मामला आगे बढ़ेंगे। और एक तजवीज है जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, ये बात मेरी आप लिख के कहीं पे रख लें। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक रेफरेंडम करवाया जाए इस पेंडेमिक के खत्म होने के बाद। वो रेफरेंडम क्या होगा, उसकी तफसीलात क्या है, मैं इकट्ठी कर रहा हूं, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।